आज मैं जिस ऐसे को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है प्रिंसिपल्स ऑफ गुड राइटिंग बाय L.A. हिल। राइटर ने इस ऐसे में अच्छा लिखने के सिद्धांतों के बारे में बात की है। टू राइट वेल यू हैव टू बी एबल टू राइट क्लियरली एंड लॉजिकली एंड यू कैन नॉट डू दिस अनलेस यू कैन थिंक क्लियरली एंड लॉजिकली टू। राइटर कहता है कि अच्छा लिखने के लिए आपको स्पष्ट और तर्क के आधार पर लिखना होगा और आप ये तब तक नहीं कर सकते जब तक आप स्पष्ट और तर्क के आधार पर सोचते नहीं हैं। इफ यू कैन नॉट डू दिस येट you should train yourself to do it by taking particular problems and following them through point by point to a solution without leaving anything out and without avoiding any difficulties that you meet. अगर ये आप अभी तक नहीं कर पा रहे हो तो आपको अपने आप को ट्रेन करना होगा इस काम के लिए, और ये होगा किसी समस्या की जड़ में जाकर उसको अच्छी तरह देखते हुए एक सॉल्यूशन तक पहुंचने पर। इस प्रक्रिया को करते हुए आपको किसी भी मुश्किल को अवॉइड नहीं करना है और किसी भी पहलू को छोड़ना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यू मे टेक द प्रॉब्लम व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से दैट आई एम ए फ्री पर्सन and then try to find a solution along something like the following line. Am I free to do anything I like? No, I'm not free to fly to Mars, for example. उदाहरण के तौर पर आप इस समस्या को ले सकते हो। जब मैं कहता हूं कि मैं आज़ाद हूं तो मैं इससे क्या समझता हूं, और फिर इस समस्या का खुद ही एक सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए। जैसे कि अपने आप से ये सवाल पूछना, क्या मैं कुछ भी करने के लिए आज़ाद हूं, जो भी मैं चाहूं? नहीं, मैं मंगल ग्रह पर जाने के लिए आजाद नहीं हूं। माई फ्रीडम इज लिमिटेड टू वट इज पॉसिबल। एम आई देन फ्री टू डू एनीथिंग दैट इज पॉसिबल फॉर मी टू डू? नो, आई एम नॉट फ्री टू किल माई नेबर, फॉर एग्जाम्पल। जो चीज संभव है मेरी आजादी वहीं तक सीमित है। तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं आजाद हूं वो करने के लिए जो मैं कर सकता हूं? नहीं। उदाहरण के तौर पर मैं अपने पड़ोसी का कत्ल करने के लिए आजाद नहीं हूं। माई फ्रीडम इज लिमिटेड टू वट इज पॉसिबल एंड लीगल, बट आई एम नॉट इन फैक्ट फ्री टू किल माई नेबर प्रोवाइडेड आई कैन डू इट विदाउट बीइंग फाउंड आउट। मैं उस चीज के लिए आजाद हूं जो संभव हो और कानून के दायरे में हो, लेकिन क्या मैं अपने पड़ोसी का कत्ल करने के लिए आजाद हूं अगर मैं पकड़ा ना जाऊं तो? Well, yes, in fact I am. My freedom is therefore limited to what is possible and legal unless I can avoid being found in something illegal. हाँ, शायद इसके लिए मैं आज़ाद हूँ। तो इस तरह मेरी आज़ादी सीमित है उस चीज़ के लिए जो संभव है और कानून के दायरे में है, यानी लीगल है। वो भी तब तक जब तक कि मैं कोई गैर कानूनी काम करते हुए पकड़ा ना जाऊँ। Why are there legal limitations to my freedom? Because if I were to do harm to others, thereby limiting their freedom, they too would be free to do me harm, and under these conditions, I would have a less chance of freedom than if I and everybody else accepted certain legal limitations on our freedom in order to protect the latter against the arbitrary interference by others, etc. मेरी आज़ादी की कानूनी सीमाएं क्यों हैं? ये इसलिए हैं क्योंकि अगर मैं आज़ाद हूं किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए और इस वजह से मैं उनकी आज़ादी को संकुचित कर रहा हूं, तो उन्हें भी आज़ादी होगी कि वो मुझे नुकसान पहुंचा लें, और ऐसे हालातों में मुझे कम आज़ादी मिलेगी अगर मैं और सभी लोग हमारी आज़ादी की कानूनी सीमाओं को मानेंगे, ताकि कोई भी किसी की आज़ादी में हस्तक्षेप इंटरफेयर ना करे। एट फर्स्ट यू मे फाइंड क्लियर स्टेप बाय स्टेप थॉट वेरी डिफिकल्ट। यू मे फाइंड दैट योर माइंड continually wanders, but practice will improve your ability to think clearly and logically. पहली बार में आपको विचारों को स्टेप बाय स्टेप लिखने में मुश्किल होगी। आप महसूस करेंगे कि आपका दिमाग इधर उधर भटक रहा है, लेकिन प्रैक्टिस करने पर आप अपने विचारों को स्पष्ट
और तर्क के आधार पर सोचने के काबिल बना लेंगे। In order to increase your vocabulary and to improve your powers of expression, you should read widely and carefully and keep a notebook in which to write down words and expressions that particularly strike you. For example, sparkle, glitter, twinkle, blaze, gleam, etc. Use a good dictionary to help you with the exact meanings and uses of words. अपनी वोकैबलरी यानी अपने शब्द भंडार को बढ़ाने के लिए और किसी चीज़ को पेश करने की अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए आपको बहुत पढ़ना होगा और ध्यान से पढ़ना होगा। अपने पास एक नोटबुक रखें जिसमें शब्द और भावों को नोट करें, स्पेशली उन शब्दों और भावों को जो आपको ज़्यादा स्ट्राइक करते हैं यानी ज़्यादा आपके सामने आते हैं। उदाहरण के तौर पर स्पार्कल, ग्लिटर, ट्विंकल, ब्लेज, ग्लीम एक्सेट्रा। अपने पास एक अच्छी डिक्शनरी रखें जो आपको शब्दों के सही मतलब और उनके सही इस्तेमाल के बारे में बताएगी। Always remember that regular and frequent practice is essential if you are to learn to write well. हमेशा याद रखें कि अच्छा लिखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप लगातार और बार बार प्रैक्टिस करते रहें। You learn to write by writing. It is no good waiting until you have an inspiration before you write. लिखने की विधि लिखने से ही आ सकती है। तब तक कुछ लिखना सही नहीं है जब तक आपको लिखने की कोई प्रेरणा ना मिले। Even with the most famous writers, inspiration is rare. बहुत महान लेखकों के पास भी प्रेरणा की कमी होती है। Writing is 99% hard work and 1% inspiration. So the sooner you get into the habit of disciplining yourself to write, the better. लिखना 99% हार्ड वर्क यानी परिश्रम है और 1% कोई इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा है। तो इसलिए ये अच्छा होगा कि जितनी जल्दी आप अपने आप को लिखने के लिए अनुशासित कर लें। If you keep your eyes and ears open, you will find plenty of things to write about around you. अगर आप अपनी आंखें और कान खुले रखेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा अपने आसपास लिखने के लिए। Often, a little piece of conversation heard in the street can start your thinking along interesting new lines. Imagine that you are a stranger who is not familiar with the things that you see around you and start from there. कई बार तो हमें गली में हो रही कोई बातचीत से ही टॉपिक मिल जाता है लिखने के लिए और हम बड़ी ही इंटरेस्टिंग लाइंस बना लेते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक अजनबी हैं जिसे अपने आसपास के बारे में कुछ नहीं पता और फिर वहां से शुरू कीजिए। Read the newspaper carefully. Every day there are examples of human joy and tragedy in it, which can give you ideas for articles, essays or short stories. अखबार को ध्यान से पढ़ें। हर रोज़ उसमें कोई खुशी की खबर होती है, कोई गम की, कोई दुख की खबर होती है जो आपको एक आइडिया दे सकता है, कोई आर्टिकल, कोई लेख लिखने का या किसी छोटी कहानी को लिखने के लिए आपको प्रेरणा दे सकता है। Keep a notebook in which to put down things that you notice or ideas that come to you when you are out walking, when you are reading a book or a magazine or at any other time. अपने पास एक नोटबुक रखें और उसमें आप जो भी नोटिस करें उसमें लिखते जाएं या फिर वो विचार उसमें लिखें जो आपको आते हैं जब आप सैर पर जाते हो, कोई किताब पढ़ते हो, कोई मैगजीन पढ़ते हो या और किसी भी टाइम। Some people get ideas in the bath or when they wake up during the night. Unless they write these ideas down at once, they often forget them. कई लोगों को नहाते वक्त विचार आते हैं और कुछ लोगों को नींद से जागकर कुछ विचार आते हैं। अगर वो इन विचारों को लिख ना लें तो वो इन्हें बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। Try to develop a warm human understanding of people, their problems, their joys and their sorrows, so that you are genuinely interested in everyone you meet and every incident you see. You will then find material for your work as a writer where before you could perhaps see nothing of interest. लोगों की समस्याएं, उनकी खुशियां, उनके दुखों के बारे में
एक अच्छी समझ बनाने की कोशिश करें ताकि आप रुचि लें उसमें जिसे आप मिलते हैं या आप किसी भी वाक्य को होते हुए देखते हैं। इस तरह से आपको लिखने के लिए मटेरियल मिल जाएगा जहां शायद आपको पहले कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं मिलता था। To be a successful writer, you must write interestingly, but different kinds of people have different interests, and it is most unlikely that you will be able to appeal to all of them. एक सफल लेखक बनने के लिए आपको दिलचस्पी से लिखना होगा, लेकिन अलग अलग तरह के लोगों की पसंद भी अलग अलग ही होती है। तो इस वजह से ये ज़रूरी नहीं कि आप सभी को अच्छे लगें, यानी कि जो आप लिखें वो सभी को पसंद आए। You therefore have to know exactly what type of reader you are writing for and exactly what kinds of things interest such a reader. तो इस वजह से आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि आप किस तरह के पाठकों के लिए लिख रहे हैं, कौन सी चीज़ें पसंद हैं पाठकों को। By carefully reading magazines which are written for particular kinds of readers, for example, women's magazines, magazines for teenagers, magazines for well-educated men, you can find out the things that interest particular types of readers. मैगजीन्स यानी रसालों को ध्यान से पढ़ने पर आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह के पाठक किस तरह का लेखन पसंद करते हैं। उदाहरण के तौर पर औरतों की मैगजीन्स, युवाओं के लिए मैगजीन्स, ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के लिए मैगजीन्स आपको उन चीज़ों के बारे में बता देंगी जो लोगों को यानी कि पाठकों को पढ़ने में अच्छी लगती हैं। Most people are interested in the present, even when they read about the past or the future. It is the letters, connections with or relevance to the present that particularly interests them. ज़्यादातर लोगों की रुचि वर्तमान समय में होती है और जब वो बीते हुए समय या आने वाले समय के बारे में पढ़ते भी हैं तो भी उन्हें वही चीज़ या वही बात पसंद आती है जो उन्हें प्रेजेंट से यानी वर्तमान काल से जोड़ती है। You should therefore choose subjects of topical interests, the latest fashions in some particular field, problems which worry people nowadays, and so on. इसलिए आपको वही विषय चुनने चाहिए जो वर्तमान समय से जुड़े हुए हों, किसी फील्ड में किसी लेटेस्ट फैशन के बारे में, आजकल हो रही समस्याओं के बारे में जिसके बारे में लोग चिंतित हों, और ऐसे कई टॉपिक्स। You should write about Christmas when people are making preparations for this festival and about summer holidays when the summer is approaching. आपको क्रिसमस के बारे में लिखना चाहिए जब लोग क्रिसमस के त्यौहार को मनाने की तैयारियां कर रहे हों, और गर्मी की छुट्टियों के बारे में लिखना चाहिए जब गर्मी की छुट्टियां आने वाली हों। As much as possible, choose subjects of which you have personal experience. You will be able to write on these much more convincingly and with greater authority than on subjects about which you have only second-hand information. जहाँ तक संभव हो सके ऐसे विषय चुनें जिनके बारे में आपको खुद के एक्सपीरियंस हों। आप इन विषयों पर ज़्यादा अच्छे तरीके से लिख पाएंगे क्योंकि आपकी विषय पर ज़्यादा पकड़ होगी, खास तौर से उस विषय से जिस विषय के बारे में आपको ज़्यादा नहीं पता है।